और इन्होंने देखें करेक्शन नहीं की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। जी चीफ स्टाफ ऑफिसर, चीफ स्टाफ ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं सब कुछ हूँ जी, जो आपने कहना है। चीफ सिक्योरिटी गार्ड कहना चाहिए कि पार्टी में मैं सब कुछ नहीं, मुझे सिक्योरिटी गार्ड लगाना है, जो लगाना है आप लगा दें, मेरा लीडर है, दैट्स फाइन। चिल में फिर रहे हैं, जैकेट्स वगैरह पहन के देख रहे हैं। स्टाफ ऑफिसर, चीफ, इनके नीचे चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ, राइट। अच्छा राजा अमर बासा, आप पूरा दिन आज अदालत में थे, अदालत में माहौल क्या था और हुकूमती इत्तेहाद के जो वकला थे वो जो बाहर उन्होंने कार्रवाई डाली वो अदालत के अंदर भी डालने की कोशिश होती रही? अच्छा साहब, सबसे पहले तो आई वुड पे फुल जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जिस अंदाज में इस केस को कंडक्ट किया है, जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, जिस तहम्मुल का, और टू द पॉइंट वो रहे हैं कि जनाब एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि बताइए आर्टिकल 63(1)(b) में लिखा हुआ है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसका डिसीजन जोन सा है उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करेगा वो बाइंडिंग होगा और जो पार्लिमानी हेड है और जो पार्टी हेड है वो उसके बाद एक्शन लेगा। और नंबर 2 सवाल था कि जनाब ये बताइए कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है अपनी, उसमें शायद वो जो इंटरप्रिटेशन कर गए हैं वो इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। अदालत ने कहीं नहीं कहा कि गलत है, उन्होंने कहा अगर वो बता सकते हैं कि कहां पे वो शायद हम सीख जाएं उससे कि कोई ऐसी बात उन्होंने देखी हो। लेकिन बारहा उनके वकला से जब ये पूछा गया कि बताइए कि कहां पे ये लिखा हुआ है या उस पैराग्राफ 3 में था, तो उस तरफ मुझे वो याद आ गया पैनामा का केस, जब पूछा जाता था कि आप मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल की वो बात नहीं करते थे और बाकी दुनिया जहान की बातें की जाती थी। यहां भी ऐसे ही हुआ कि जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि बताइए कि जनाब यहां पे पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज लिखा हुआ है, यहां पे हमने अपनी जजमेंट के पैरा 3 में भी पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया है, तो आपने ये कहां से इंपोर्ट किया, तो उसका जवाब नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही केस शुरू हुआ तो कोई जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके मौजूदा सदर और कोई 8-10 पुराने सदूर वो एकदम से आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये चाहते हैं कि जनाब एक फुल इसका कोर्ट इसमें तश्कील दिया जाए। और रीजनिंग क्या, रीजनिंग उनके पास नहीं थी कि कोई ऐसा लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है कि जो वायरस के खिलाफ है, वो नहीं थी। सिंपली ये कि जनाब बहुत ज्यादा इस मुल्क में डिफरेंस पैदा हो गया है, पोल्स अपार्ट होने हैं और इसके लिए जरूरी है विदाउट, तो उसको उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बात की कि जनाब हम इसको कम नहीं करेंगे, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, लेट्स आर्ग्यू दिस केस। और दौरान आर्ग्यूमेंट्स अगर आप ये साबित कर सकते हैं, किसी एक ने कहा जो वकला पेश होते रहे हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है, किसी ने नहीं कहा कि जनाब वो दुरुस्त है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जनाब आप फैसला करें कि पार्टी हेड की फोकियत होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो किया है वो दुरुस्त है। और पार्टी हेड का उन्होंने कहा क्वेश्चन यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे एक सिंपल सी जो प्लेन रीडिंग की बात है और इसके लिए फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। और आपको ये एक वर्ड उन्होंने यूज किया, खास करके जब वो लॉ मिनिस्टर साहब जो उनसे हैं वो आए, ऑल्दो के लॉ मिनिस्टर को मेरी समझ में नहीं आया कि वो किस कैपेसिटी में कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे, ना वो रिस्पोंडेंट साइड से थे ना वो पिटिशनर साइड से थे, और उनको परमिशन भी बहरहाल कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा, रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और उनको दिया। इससे पहले हमने देखा था कि अगर लॉ मिनिस्टर को शौक होता है तो वो रिजाइन करते हैं और आके कोर्ट को एड्रेस करते हैं। एनी हाउ, तो जब उन्होंने कहा कि जनाब नहीं आप इसमें लार्जर बेंच बनाएं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मेरिट्स पे क्या हमने बातें करनी है, तो कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा कि वी वुड नॉट अलाउ एनी फोरम शॉपिंग। ये कोई फोरम शॉपिंग नहीं हो रही कि आपकी पसंद की चीज आ गई तो आप रुक गए और नहीं आई तो आप आगे चल पड़ेंगे। तो दिस इज द मेन थिंग, ये क्रक्स था। आज उन्होंने डिसाइड, ऑल्दो मेरिट्स पे आज तमाम आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तशनीगी ना रह जाए कोई, और फारूक नाइक साहब की ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा इसको टाइम दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कल 11:30 बजे आइए और बताइए कि जनाब वही सवाल दोबारा से हुआ। ऑर्डर में भी लिखा दिया उन्होंने
कि जनाब एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल का ये जवाब देते हैं। शुएब शाहीन साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने की कि जी हम अगर ये फैसला ना आए तो हम बॉयकॉट कर देंगे, बेंच हमारी मर्जी का होना चाहिए, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अदालत को बाहर से बैठ के मुतासर करने की कोशिश थी। देखिए, इस पर मैंने कल भी बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये अदालत को धमकाना, अदालत के जजेस को मतून करना, अदालत के खिलाफ बोलना, जजेस के खिलाफ बोलना, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करना, ये ज्यादती है। इनका नाम है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। जमहूरी तर्ज अमल उनका किधर है? जमहूरी तर्ज अमल ये है कि आप रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक जुज़्व है। और आप अगर अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते हैं, देखिए आज अदलिया ने भी ये बात की, कल मैंने भी ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि जब कासिम सूरी साहब के खिलाफ रात को अदालतें खुली, जब वो फैसला आया, उस फैसले को इन सब लोगों ने मिठाइयां तकसीम की। उस वक्त तो फुल कोर्ट की बात किसी ने नहीं की। उसके बाद जब रीजनिंग आई है, जस्ट 5 डेज बिफोर की बात है, इन रीजनिंग के ऊपर पूरे मीडिया में इन लोगों ने सबसे ज्यादा इन्हीं जजेस की तारीफ और तौसीफ की है। फिर आर्टिकल 63A की इंटरप्रेशन ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुताबिक और रेड विद आर्टिकल 184(3 इसी बेंच ने और सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। उस वक्त भी इन्होंने कोई एतराज नहीं किया, उस वक्त भी फुल कोर्ट की बात नहीं की। आज तो बड़ा सिंपल इशू है। वो सिंपल इशू ये है कि आपने उस जजमेंट का इतलाक करके दोबारा इलेक्शन हो गए। दोबारा इलेक्शन में अवाम ने एक पार्टी पे इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करके 75% से भी ज्यादा, अगर हुकूमती मशीनरी इतनी इस्तेमाल ना होती तो शायद इनको एक सीट भी ना मिलती, और उसके बाद लोगों ने वोट दे के उनको इलेक्ट कर दिया। वो आ गए। एक साहब जो पार्लिमानी पार्टी के 10 के 10 उनके वोट हैं, उन्होंने अपने आप को भी वोट दिया, वो 186 वोट ले रहे हैं। वहां अनाउंसमेंट होती है कि जी आपके 186 हैं, इनके 179 है, लेकिन 179 वाला जीत जाता है, 186 वाले को कहते हैं कि तुम नहीं जीत सकते। और इस बात पे और रेफरेंस किसका देते हैं? सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का रेफरेंस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा सिंपल और वाज़ेह सवाल था, उन्होंने कहा जी आ जाए, आपने हमारे जजमेंट का इस्तेमाल किया है ना, बता दें अगर हमने ऐसा कहा है तो आपकी रूलिंग को कॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं, अगर हमने नहीं कहा तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 दिन पहले से ये कह रही है। सैटरडे को सारा दिन इनको सुना और उसके बाद उन्होंने उस दिन फैसला नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 10A के तहत वो फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस देना चाहते हैं तमाम पार्टीज को, हुसएवर वांट टू कम। और आज आए हैं, सारा दिन ये सुनते रहे। लेकिन तूफान बदतमीजी परसों रात से शुरू हो गया और इनकी चीखें इसलिए नहीं निकल रही कि ये इनका तख्ते लाहौर इनके हाथ से निकल जाएगा, इनकी चीखें इसलिए भी निकल रही हैं, आपके पूरा मीडिया कोई नहीं बात कर रहा। यही बेंच है जिसने नैब लॉ के ऊपर नोटिस लिया हुआ है, एडमिट कर दिया है पीटीआई की पिटीशन को, और हमारी NRO 2 खतरे में, NRO 2 खतरे में है। इनसे वो पैसे वापस आ जाएंगे, इनका वो लॉ खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर मुकदमे रेस्टोर हो जाएंगे। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ECL का लॉ भी इन्होंने खत्म किया इसी बेंच ने। अब ये चाहते हैं कि इससे पहले, ये तो जैसे जो फैसला आएगा सो आएगा, इससे पहले कि हम अगले केस तक हम पहुंचे, अभी से शोर मचा दो, ताकि हम उस फैसले के आने तक हम कहें जी आप फुल कोर्ट बनाओ। ये चाहते नहीं है, इनकी नीयतें ये नहीं है। नाम आपने डेमोक्रेटिक बॉयकॉट कह रहे हैं, बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा? बाइकआउट कर दे, क्या इफेक्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट की क्या आपको 4 दिन से सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप एक जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। किस रूल और लॉ के तहत आप बाइकआउट कर देंगे? ये कोई आपका इलेक्शन है जो आप बाइकआउट कर देंगे? आईनी एक इदारा है, आइन के तहत अगर बाइकआउट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो फैसला कर देगा। सुन तो इनको चुका है, इतनी अपॉर्चुनिटीज इनको। देखिए पीटीआई के वकीलों को तो मौका ही नहीं दिया, उन्होंने सारा मौका इनको दिया जी आप बता दें, आप अपने आर्गुमेंट्स करें। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बार का मिसयूज करते हुए वहां चले गए, पार्टी बन गई। यू आर नॉट ए पार्टी इन दी प्रोसीडिंग। मैं सदर हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, मैं कल 400 वकील इकट्ठे करके मैं वहां पेश हो जाऊं, मैं कहूं जी मैं अब आ गया हूं कि मेरे कहने पे आप बेंच बदल दें, मेरे कहने पे नया बेंच बदल दें। ये तर्ज अमल हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे लेके चलना है, अगर हमने विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहना है, अगर हमने मुल्क की बका को सोचना है। आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहां पहुंची? अब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सितंबर तक इसी तरह कंटिन्यू करें। मुल्क इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट के करीब नहीं, डिफॉल्ट कर चुके हैं। हालात आपके ये हैं कि आपको एलसी नहीं खुल रही, डॉलर आपको मिल नहीं रहा, आपके पास स्टॉक एक्सचेंज तबाह बर्बाद हो गई है, आम आदमी के पास खाने को पैसे नहीं है,
और कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, कोई चीज का मुल्क नहीं चल रहा, और आप कहते हो कि सितंबर तक जी कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालतों की छुट्टियां हैं तो वो भी कोई फर्क नहीं है, सितंबर तक हमें चलने दो, तब तक हम तबाही मचाएं, मुल्क को बेड़ा गर्क करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बैठे रहें, अनडेमोक्रेटिक तरीके से बैठे रहें और हम अपने मामला सीधे करते रहें, और उसके बाद देखी जाएगी कि कल क्या हालात होते हैं। तो ये जो सिचुएशन, ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया हुआ है, मैं समझता हूं ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है टू दी जजेस और उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये जज साहबान जुडिशियल रेस्ट्रेंट के कायल हैं, ये इनकी क्वालिटी है। जस्टिस उमर बदियाल साहब वेरी बैलेंस्ड, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट एंड पोलाइट जज हैं, लेकिन ये उनको उस लेवल पर लाना चाहते हैं कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, हमें इनको मुतनाज़ा करें। आपको याद होगा पनामा केस में उन्होंने क्या किया था, निहाल हाशमी को सजा हुई। आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा वेरी पोलाइट, 25 साल जज रहे, आज तक किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की उन्होंने को भी मजबूर किया गया कि उन्होंने इनको सजाएं दी। तलाल आए और कई लोग आए, इनको सजाएं हुई, उस वक्त भी इनका यही तर्ज अमल था। जब आपके हक में फैसला आए उस वक्त तो बिल्कुल ये ठीक है, जब आपके खिलाफ फैसला आए तो ये मतून हो जाते हैं। ये तर्ज अमल जो इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, इसमें ना सिर्फ बदनीयती है, अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वायलेशन ऑफ लॉ है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी कहा है इनको अगर मौका मिला और हालात ऐसे हुए तो हम इससे पहले कि मैं